नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। आज विद्यालय से छुटकर घर की ओर जा रहा था। मन थोड़ा सा उदास था। चिंता सता रही थी कि वेतन अभी तक मिला नहीं है, महीना समाप्त होने को आ गया है। आजकल दुकानदार ने भी उधारी देना बंद कर दिया है। चिंता से मन व्याकुल था। दोपहर का समय था और चिलचिलाती धूप से माथा ठनक रहा था। घर अभी 2 किलोमीटर दूर था। सुनसान सड़क पर कोई वाहन भी नहीं कि उसे हाथ दिखाकर रोक लूं। कदम पर कदम बढ़ाए चला जा रहा हूं। सुनील भी आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि किसी काम से प्रधानाचार्य ने उन्हें बाहर भेज दिया था, वरना बातें करते ही आधा रास्ता तय हो जाता। सुनसान सड़क पर मानो एक अजीब सा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और बदन में एक सुकून सा महसूस हुआ। साथ ही एक हल्की सी खुशबू भी छा गई, मानो ताजे फूलों की हो। पर रास्ते के दोनों तरफ ही खुला मैदान है जिसमें नमक की खेती होती है। आसपास कोई बगीचा भी नहीं, पर खुशबू बड़ी ही मोहक थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे दाएं तरफ से आ रही हो। मैंने रुककर अपनी दाएं और पीछे की तरफ देखा, पर कोई भी नहीं था। फिर भी एक हल्का सा एहसास हो रहा था जैसे कि कोई मेरे साथ साथ ही चल रहा हो, पर मैंने इसे एक वहम समझकर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक कुत्ता दिखा जो अचानक ही मुझे देखकर भौंकने लगा। रोज तो यहीं से जाता हूं, पर कभी भौंका नहीं। आज इसे क्या हो गया है कि मुझे देखकर भौंके जा रहा है। मैंने एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका, उसे डराने के लिए, पर पत्थर बड़ी ही तेजी से उसे लगा और वह कुत्ता वहीं उलट गया और दर्द के मारे कराहने लगा। मैंने तो इतने धीरे से पत्थर फेंका था कि उसके करीब भी नहीं पहुंचता वो पत्थर, पर वह इतने जोर से कैसे लग गया। मैं भागकर उसकी ओर बढ़ा। उसे देखा तो कुत्ता मुझे देखकर भयभीत होने लगा। उसने उठकर मुझ पर झपट्टा मारा, पर मेरे करीब आने के पहले ही दूसरी ओर जा गिरा। मुझे लगा इस कुत्ते के करीब जाना मेरे लिए ठीक नहीं। मैंने वहां से दौड़ लगाई। अब सड़क पर जल्दी जल्दी चलने लगा। पता नहीं आज का दिन कैसा है, मेरे साथ यह अजीबोगरीब घटना घट रही है। कुछ ही दूर चलने पर मेरा घर आ गया। मम्मी ने मेरे आते ही कहा, पगार मिला या खाली हाथ आया है? मैंने मुंह लटकाकर कहा, नहीं मिला आज, पर शायद कल जरूर मिल जाएगा। मम्मी ने गुस्से से कहा, क्या फायदा ऐसे नौकरी का जहां भूखे मरना पड़े। स्कूल में पढ़ाने के बजाय कहीं मॉल में झाड़ू पोछा भी करता तो पेट भर के रोटी नसीब होती। मैंने कहा, मम्मी ऐसा मत बोलो, नौकरी अच्छी है, सिर्फ पैसे कम है। जिस दिन अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी तो तकलीफ भी दूर हो जाएगी। मम्मी ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, जब तक अच्छा स्कूल नहीं मिल जाता तब तक भूखे पेट रहे। मैंने कहा, क्यों, घर में कुछ नहीं है क्या? जा देख ले, अगर मिला तो बना दूंगी। यह बोलकर मम्मी बड़बड़ाते हुए बाहर चौखट पर जा बैठी। मैंने रसोई घर में जाकर देखा तो एक तरफ चावल की बोरी और डिब्बे में आटा भरा पड़ा था। टोकरी में भरपूर सब्जी और फल रखे हुए थे। मैं हंसते हुए मम्मी के पास गया और पीछे से मम्मी को गले से लगाकर बोला, क्या मम्मी, तू मुझे फंसा रही है? घर में तो करीब महीने भर का राशन है। मम्मी ने चिल्लाकर कहा, तेरी आंखें ही फूटी हुई हैं। मम्मी रसोई घर में गईं कि उनके मुंह से जैसे आवाज ही बंद हो गई। मम्मी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, यह राशन कहां से आया? अभी तो नहीं था। मैंने मम्मी से कहा, चिंता मत कर, उधार लाई है तो ठीक है, मैं चुका दूंगा, पर अभी तो कुछ बना के खिला। मम्मी ने कहा, पर मैंने ये राशन नहीं लाया, उधारी भी नहीं। राशन वाले के पास गई थी पर उसने दिया नहीं। मैंने कहा, पर तू गई थी ना, इसलिए राशन वाला राशन छोड़ गया होगा। उसे तो पता ही है कि समय पर मैं उसके पैसे दे देता हूं। मम्मी अपनी जिद पर थीं, पर मेरी भूख को देखकर रसोई में चली गई। मैं बाहर आकर बैठ गया, पर वह मंद मंद फूलों की खुशबू अभी भी आ रही थी। मेरे मन को लुभाए, मन मेरा बेचैन हो जाए। ना जाने यह हवा किसे छू कर आए, यह प्यार भरा एहसास अपनी ओर मुझे बुलाए। ना जाने कौन है ये जो मेरे दिल को छू जाए। हल्की सी यह फूलों की खुशबू ना जाने कौन से उपवन से आए। ऐसी ही सोच में खोया हुआ था कि मम्मी की आवाज आई, अरे कहाँ गया? इतना आवाज देने पर भी नहीं सुन रहा। कहाँ गई तेरी भूख? कान फूट गए क्या तेरे? जल्दी से आ, खाना लगा दिया है। मैंने भी आवाज दी, हाँ अभी आया। मैंने झट से हाथ पैर धोए और खाना खाने बैठ गया। आज खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना था। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी ने खाने में अमृत घोल दिया हो। आज पेट भर खाना खाया। अधिक खाने की वजह से थोड़ी नींद सी आने लगी थी। बस झट से चटाई डालकर लेट गया। पल भर में ही अच्छी नींद आ गई। नींद में मैंने अपने आप को नमक के खेत में दौड़ते हुए देखा।
देखा कि खेत से लगे हुए झोपड़े में आग लगी हुई है। मैं डर कर उठ गया। मैंने मुंह धोया और बाल संवारे। शाम का समय था, इसलिए टहलने निकल गया। मस्त ठंडी हवा का आनंद लेते हुए चला जा रहा था। साथ ही साथ वह खुशबू मन को लुभाए जा रही थी। मैंने देखा मेरे विद्यालय के कुछ बच्चे लगोची खेल रहे थे। मैं खड़े होकर देख रहा था। बच्चों ने मुझे देखा तो जिद की, सर आप भी खेलो। खेलने का मन तो मेरा भी था। कूद पड़ा मैदान में खेलने के लिए। एक बच्चे ने गेंद इतनी जोरदार फेंकी कि गेंद सीधे नमक के खेत में चली गई। मैं गेंद के पीछे भागते हुए नमक के खेत में पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे यह घटना पहले भी मेरे साथ हो चुकी है। मैंने सामने देखा कि सामने के एक घर में आग की लपटें उठ रही हैं। मैं जोरदार चिल्लाते हुए उसी ओर भागा, क्योंकि वह मेरा ही घर था। मुझे लगा मेरी मम्मी घर के अंदर ही है। मैं अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, परंतु लोगों ने मुझे पकड़ रखा था। मेरी नजर कुएं के पास गई तो देखा कि कुछ महिलाएं मेरी मम्मी को घेरे खड़ी हैं। मैं भाग कर गया। मम्मी को देखकर मेरे जान में जान आई। मैंने मम्मी से पूछा तो पता चला कि मम्मी कुएं के पास ही बैठी थीं और घर के बिजली बॉक्स में धमाका हुआ था, जिससे घर जलने लगा। मम्मी सही सलामत थीं। मेरे लिए इतना ही बहुत था। अचानक मुझे याद आया कि दोपहर में जब मैं सोया हुआ था, तब मैंने सपने में जलता हुआ घर देखा था। मैं समझ गया कि आगे जो अनहोनी होने वाली थी, उसका संकेत मुझे पहले ही मिल गया था, पर मैं कुछ कर न सका। पर हैरानी भी थी कि वह सपना मुझे क्यों आया। मम्मी रो रही थीं। मैंने उन्हें शांत कराया। लोगों ने घर की आग बुझा दी थी और पड़ोसियों ने पेट की आग। मैं और मम्मी रात में वहीं कुएं के पास बैठे थे। सभी की झोपड़ी छोटी थी, इसलिए सोने के लिए कोई आसरा नहीं था। बस चटाई मिल गई थी। चिंता से नींद नहीं आ रही थी, पर वह मंद मंद फूलों की खुशबू मुझे नींद की ओर ले चली। मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। मैंने सपने में अपने आप को देखा कि एक बड़े से पक्के बने हुए घर के अंदर मेरी मम्मी और मैं बैठे हैं। पूरा घर सजा हुआ है। घर के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मेरे लिबास भी बहुत सुंदर हैं। मैं सपने के आनंद में खोया हुआ था कि अचानक लोगों के कोलाहल से मेरी नींद खुल गई। मैंने ये देख मूर्छित सा हो गया कि जिस जगह मेरा जला हुआ झोपड़ा था, अब उसी जगह सुंदर सा छोटा सा पक्की ईंटों का घर खड़ा था। मैं भागकर वहां गया तो देखा लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। मैंने घर के दरवाजे पर देखा तो मेरी मम्मी का नाम लिखा था, पुष्पा निवास। मैंने दरवाजा खोला तो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सपने में देखा था। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। मम्मी भी घर के अंदर ही थीं और मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में कई सवाल थे जो मुझसे उनके जवाब मांग रहे थे, पर मेरे पास इन हो रही घटनाओं का कोई जवाब नहीं था तो बस पूरे घर में वही खुशबू। मम्मी की निगाहें मेरी तरफ और मेरी निगाहें मम्मी की ओर थीं। हम दोनों ही जानते थे कि यह किसी इंसान का काम नहीं। पड़ोसी तो हैरान थे। आपस में बातें कर रहे थे कि यह मकान रातों रात कैसे बन गया। लगता है बहुत से मजदूर लगाए होंगे, पर इनके पास इतने पैसे कहां से आए। पर मैं और मम्मी ही जानते हैं कि यह घर जादू से बना हुआ है। मम्मी ने कहा, बेटा यह तो पक्का है कि किसी साए ने या फिर ऊपर वाले ने यह करिश्मा किया है, पर जो कुछ भी है हमारा भला ही कर रहा है। मैं चिंतित था और भयभीत भी। मैं जल्दी से विद्यालय के लिए तैयार हुआ और निकल पड़ा। अभी भी वह खुशबू मुझे लगातार आ रही थी और मेरे साथ किसी के होने की आहट मैं महसूस कर रहा था। ना जाने मैं किस मुसीबत में और क्यों पड़ गया था। जैसे ही मैंने कच्ची सड़क पार की और पक्की सड़क पर आया, वैसे ही खुशबू का आना बंद हो गया। मैं फिर पीछे मुड़कर कच्ची सड़क पर गया तो फिर वही खुशबू आने लगी। मैं फिर से पक्की सड़क पर गया तो खुशबू नदारद। मैंने यही क्रिया 4 से 5 बार की और यह समझ गया कि मेरे साथ जो साया है उसकी सीमा इस कच्ची सड़क तक ही है। मैंने मन में ठान लिया कि आज तो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। पर विद्यालय से आने के बाद देरी हो रही थी, इसलिए दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचा। विद्यालय में भी मन नहीं लग रहा था, बस छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। समय पर छुट्टी हुई और मैं दौड़ते हुए उसी कच्ची सड़क पर पहुंच गया। कच्ची सड़क पर आते ही मुझे वह खुशबू फिर से आने लगी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, आप जो कुछ भी हैं मेरे सामने आए। मैं आपको महसूस कर सकता हूं। आपने हमारी मदद की, इसलिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। तभी जोरदार हवा चली और एक धूल से भरा हुआ गोला मेरे सामने तैरने लगा। मैंने उसे छूना चाहा तो वह गोला थोड़ा पीछे हट गया। मैं उसकी ओर बढ़ा तो वह एक दिशा की ओर बढ़ने लगा। मुझे आज ये रहस्य जानने की इच्छा थी, पर मन डर के मारे थर थर कांप रहा था। वह हवा का गोला सीधे नमक के खेत की ओर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह हवा का गोला तैरते हुए जंगल की ओर जा रहा था। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वहां जाने से सभी डरते थे। मम्मी भी कहती हैं कि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है। जो वहां जाता है लौट कर नहीं आता, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। पर मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। वह गोला धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसता ही चला जा रहा था। अब मैं उसके पीछे पीछे पहाड़ के नीचे तक पहुंच चुका था। मैंने देखा कि वहां एक पुराना सा खंडहर है, जिसकी दीवारें जर्जर हालत में थीं तथा मकान 2 मंजिला और भयावह था।
मैं नजदीक जाकर देख रहा था तो मकान की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की हुई थी। मैं मकान के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप चरर की आवाज करते हुए खुल गया। मन भय से भर गया। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। वह हवा का गोला भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मन में आया कि क्यों ना पीछे लौट चलूं, पर रहस्य को जाने बिना लौट जाना उचित न था। मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और मकान में प्रवेश किया। देखा, मकान बाहर से जितना भयानक था, अंदर से उतना ही सुंदर। मैं घर को चारों ओर से देख रहा था, पर घर में इतनी ठंड थी जैसे झाड़े का मौसम हो। घर का हॉल बहुत ही विशाल और सुंदर था, पर अंधेरा भी था, इसलिए साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं हॉल के बीचों बीच पहुंचा, पूरा घर रोशनी से जगमगाने लगा। भीतर से घर पूरा साफ और सजा हुआ था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। मैं पास जाकर उन चित्रों को निहारने लगा। मैंने गौर किया कि सभी चित्र एक ही सुंदरी के हैं। वह भी बड़े ही सुंदर चित्र थे, मानो वह सुंदरी अभी बोल पड़ेगी। चित्र देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई राजकुमारी हो। मैं जी भरकर उन तस्वीरों को देख रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं उस सुंदरी को जानता हूं तथा उस सुंदरी से मेरा कोई नाता है। मैं घूमते हुए एक कमरे में पहुंचा जहां एक युवक की तस्वीर थी। मैं उन तस्वीरों को देख हैरान हो गया, क्योंकि वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। हर तस्वीर में मेरी अलग अलग छवियां थीं, और तस्वीरों पर गौर करने पर ऐसा लगा कि इनमें मैं कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक सामान्य लड़का दिख रहा हूं। मैं सभी चित्रों को देखकर हैरान था। उन चित्रों में एक ऐसा चित्र था जिसमें मेरा पूरा परिवार था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सभी को जानता हूं। हल्के हल्के कुछ ऐसे दृश्य मेरे सामने घूमने लगे, जैसे मैं भ्रमित हो रहा हूं। मेरा सिर घूमने लगा और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बेहोशी की हालत से जब मैं बाहर आया तो आंखें खोलकर यहां वहां देखने लगा। आसपास का नजारा देख फिर आंखें बंद कर ली। मन में विचार करने लगा कि मैं बेहोश हुआ था उस खंडहर में, पर यहां अपने घर कब और कैसे आ गया। मैं बिस्तर से उठकर मम्मी के पास गया और कहा, मम्मी मैं घर कब आया? मम्मी ने कहा, मैं तो बाजार गई थी, जब आई तो तू यहां सोया हुआ था। मुझे यह समझ में आ गया कि मैं जादू से ही यहां वापस लाया गया हूं। अब मैं चुपचाप फिर अपनी जगह लेट गया और सोचने लगा कि मैंने उस मकान में क्या क्या देखा। वहां पर देखी हुई सुंदरी का चित्र बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे उसने मेरे दिल में ही जगह बना ली हो। दूसरे कमरे में देखे हुए चित्र भी मेरी नजरों के सामने आ गए। मैंने उनमें अपने आप के चित्र देखे थे। एक चित्र में तो मैंने अपने आप को हाथ में सलिया लेकर खड़े देखा था। उसमें मैंने एक परिवार का चित्र भी देखा था। मैं तुरंत उठ बैठा और जाकर अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हमारे और भी रिश्तेदार हैं? क्या हम पहले कहीं दूसरी जगह रहते थे? मम्मी ने हैरानी भरी नजरों से मेरी ओर देखा और कहा, कैसी बातें कर रहा है, हम बहुत पहले से ही यहीं रह रहे हैं। मैंने कहा, मम्मी फिर मुझे मेरे पहले की बातें याद क्यों नहीं? मेरा बचपन मुझे याद क्यों नहीं? मेरी कोई भी तस्वीर इस घर में नहीं है। मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट भी नहीं कि मैं कोई अच्छा काम कर सकूं। वो तो प्रधानाचार्य की मेहरबानी है कि मुझे स्पोर्ट्स के लिए विद्यालय में रखा है। मम्मी ने कहा, बेटा पिछले वर्ष बाढ़ में सब कुछ बह गया, अब तू ही बता, बीमारी से तेरी याददाश्त चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? तू जिद मत कर, जा जाकर आराम कर, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी ये बोलकर अपने काम में लग गई, पर मेरे मन को शांति ना मिली। मैं जाकर अपनी जगह लेट गया। रात हो चुकी थी। मैंने भोजन किया और सो गया। मैंने रात सपने में वही घर देखा। सपने में मैंने अपने आप को ऐसा दृश्य देखा जिसमें मैं उसी परिवार के साथ हूँ और वह 4 लड़कियां मेरी बहनें हैं और मेरी मम्मी और पापा भी हैं। एक लड़की और भी थी जिसके साथ मैं पढ़ाई कर रहा था, तथा मैंने उसी सुंदरी को देखा जिसके साथ मैं हाथ पकड़कर पानी के अंदर चल रहा हूँ। मैंने एक बड़ा सा समुद्र और उसके अंदर एक महल को भी देखा। वह सुंदरी अचानक मुझसे दूर होने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी में देखा, रात के करीब 3 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं? यह मेरी तरह दिखने वाला लड़का कौन है और इसका परिवार मेरे सपने में क्यों आ रहा है? या तो यह मेरा बीता हुआ कल है या फिर आने वाला भविष्य। मुझे इतना पता था कि आने वाला समय मेरे लिए एक मुसीबत ला रहा है। यह मेरे ही जीवन का कोई बड़ा रहस्य है या फिर कोई पहेली है जिसे मुझे सुलझाना है। मैं बिस्तर से उठकर मम्मी के कमरे में गया, जहां मम्मी ने एक पतरे का बक्सा रखा था। जब उस दिन घर में आग लगी थी तो यही बक्सा बच गया था जलने से। मैंने धीरे से उस बक्से को खोला और सभी चीजें बाहर निकालने लगा ताकि मेरे बीते हुए कल का कोई सुराग मिल जाए। तभी मेरी नजर एक सलिए पर गई। मैंने उसे उठाया और ध्यान से देखा तो यह वही सलिया था जो मुझे उस चित्र में दिखा था और मेरे सपने में भी। अब मैं और उतावला हो गया अपने इस रहस्य को जानने के लिए। मैं तुरंत मम्मी के पास गया और उन्हें उठाया। मम्मी ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, क्यों जगाया इतनी रात को? मैंने अपने हाथ का सलिया दिखाया और सपने से जुड़ी हर बात बताई। ये सुनकर मम्मी की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे जान से ज्यादा चाहती हूँ और तेरी देखरेख में कभी कोई कमी नहीं की। अब तू ही मेरे जीवन का एक सहारा है। मैं तुझे अपने से अलग नहीं करना चाहती, ना ही तुझे खोना चाहती हूँ।
सच ये है कि तू मेरा बेटा नहीं है। यह सुनकर जैसे मेरा मन कांप सा उठा। मम्मी ने कहा, तू मुझे 2 वर्षों पूर्व समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। उस समय मैं वहां मछली सुखा रही थी। मैंने लोगों की मदद से तुझे अपने घर ले आई। उस समय तेरे हाथ में यही लोहे का सलिया था। जब तुझे होश आया तो तू अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुका था। बहुत दिन गए पर तेरी खोज खबर लेने कोई नहीं आया। तो तुझे लेकर मैं इस गांव में आ गई, क्योंकि जब तक हम वहां थे तब तक रोज नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कभी तूफान, कभी बाढ़, तो कभी तू नींद में समुद्र की ओर भागता। तुझे यहां लाने के बाद सब ठीक हो गया था, परंतु कब तक इस सच को छुपा पाती, क्योंकि तेरे और मेरे साथ हमेशा ही जादुई घटनाएं घटती हैं। तेरा रहस्य मैं नहीं जानती, पर तुझे यह बता सकती हूं कि तू मुझे कहां मिला था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी तू चिंता ना कर, मैं सदा तेरा ही बेटा रहूंगा, पर मुझे अपने अपनों को ढूंढना है और इन पहेलियों को सुलझाने के बाद मैं तुझे लेने अवश्य आऊंगा। यह बोलकर मैंने मम्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मम्मी ने कहा, बेटा यहां से कुछ ही दूर पर नमक की खेती है, वहां से आगे जाने पर जंगल है और जंगल के बाद पहाड़ के पीछे वही समुद्र है। वहीं तू मुझे मिला था। तेरे सभी सवालों के जवाब और मंजिल तुझे वहीं मिलेंगे। मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया और उस ओर अपने रहस्य और अपनी पहेलियों को सुलझाने निकल पड़ा। मम्मी से आशीर्वाद लेकर मैं चल पड़ा। नमक के खेत से होते हुए मैं फिर से उसी जंगल में पहुंच गया जहां मैंने वह बड़ा सा पुराना मकान देखा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो हैरान हो गया, क्योंकि अब वहां कोई मकान नहीं था। उस मकान से ही मुझे मेरे बीते हुए कल की पहली पहेली मिली थी, पर सुलझाने के लिए भी वही मकान मददगार था। पर अब वहां ना कोई मकान था, ना उसका कोई नामो निशान, पर वह खुशबू अभी भी मुझे आ रही थी तथा उस साए का भी एहसास मुझे हो रहा था जो मेरे साथ था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक कुआं दिखाई दिया, पर कल जब मैं यहाँ आया था तब तो यह कुआं यहाँ नहीं था। फिर आज कहाँ से आ गया? मैंने आगे बढ़कर उस कुएं में झांका तो कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। कुएं के अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं था तथा उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। कुएं में घनघोर अंधकार था, पर अचानक उसमें एक दिया दिखाई दिया जिसकी रोशनी मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मैंने साहस किया और धीरे धीरे उस कुएं में उतरने लगा। डर से मन और पैर दोनों कांप रहे थे, फिर भी जैसे तैसे मैं उस कुएं में उतर गया। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था, पर एक ओर हल्की सी रोशनी थी जो कि दीप से हो रही थी। मैं उसी ओर बढ़ा तो देखा कि एक छोटा सा दरवाजा है। मैं उसे खोलकर अंदर गया तो एक गुफा थी, पर मेरे अंदर जाते ही पूरा मार्ग रोशन हो गया। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, न ही कोई लाइट, न ही कोई दीप, फिर भी इतना उजाला। थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि मुझ पर फूलों की बरसात होने लगी। चारों ओर फूलों की खुशबू फैल गई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। रास्ता खत्म हुआ तो सामने ही एक बड़ा सा दालान था और उसके आगे एक छोटा सा बगीचा। मैं दौड़कर वहां गया और बाग की सुंदरता को निहारने लगा। मैंने आज तक ऐसा सुंदर बाग नहीं देखा। अचानक एक आवाज आई, आगे आओ योगेश। मैंने यहां वहां देखा पर कोई दिखाई न दिया, पर वो आवाज बड़ी ही प्यारी थी। मैंने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। मेरा नाम योगेश नहीं बल्कि राजू है। फिर वही आवाज आई, तुम्हारा नाम योगेश है और तुम अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुके हो। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर खुशी भी हुई कि मुझे मेरा सही नाम मालूम पड़ गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी हों मेरे सामने आ जाएं और मुझे मेरे जीवन का सच बताने की कृपा करें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक सुंदर सी परी मेरे सामने प्रकट हुई। जैसे मैं उसे देखते ही रह गया। उसका रंग दूध के समान गोरा था और आंखों में लालिमा थी। होठों पे हंसी और चेहरे पे खुशी थी। उसने कहा, आपको फिर से सही सलामत देखकर मुझे अपार सुख प्राप्त हुआ। यदि आपको आपका सच जानना है तो यह जल ग्रहण करें। मैंने पूछा, क्या है इस जल में? उसने कहा, यह जल औषधियों से परिपूर्ण है तथा इसके पीते ही आपको आपकी याददाश्त और शक्ति फिर से मिल जाएगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शक्ति? परी ने कहा, यह कोई आम जल नहीं, यह सुनहरा जल है जिसे पाने के लिए आपने खतरों से भरी 7 चुनौतियां पार की थीं। और इस जल तथा अपार शक्ति के आप इकलौते अधिकारी हैं। आपको अभी कई अधूरे कार्य पूर्ण करने हैं, जल्दी कीजिए। मैंने जैसे ही जल को ग्रहण किया वैसे ही मेरे शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ और मेरी आंखों के सामने भूतकाल के दृश्यों की फिल्म चलने लगी। मेरा बचपन, मेरा कॉलेज, मेरी दोस्त नम्रता, मेरी 4 बहनें, वो रात का समय, उस हसीना से मिलन, समुद्र में प्रवेश, 7 चुनौतियां, 7 जादुई दरवाजे, सुनहरा जल प्राप्त करना, सुंदरी को सम्राट से बचाना, मम्मी से विवाह की चर्चा करना और आगे का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने परी से पूछा, क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मेरी शक्ति कैसे चली गई थी?
मेरी प्रेमिका और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ? मेरा परिवार अब कहाँ है और किस हालत में है? परी ने गंभीर आवाज में कहा। परी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब तुमने सुनहरा जल ग्रहण कर लिया है। तुम्हारे पास अब असीम शक्तियां हैं। तुमने जो खोया है वो सब पा सकते हो। परी ने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, जिस समय तुम उस जल परी को सम्राट की कैद से छुड़ा कर लाए, उसी समय सम्राट को पता चल गया था, क्योंकि सम्राट अत्यंत मायावी और धूर्त है। उसने तुरंत ही तुम्हारे पीछे सैनिकों को भेजा। जिस दिन तुमने माता पिता और बहनों को उस राजकुमारी से मिलाया, उसी रात जब तुम्हारा पूरा परिवार सो रहा था, तब सम्राट के सैनिकों ने सभी को अपने जादू से बेहोश कर दिया। राजकुमारी और तुम्हें वे अपने साथ बेहोशी की हालत में समुद्र की गहराई में ले गए। राजकुमारी को सम्राट ने एक निर्जन और रहस्यमयी टापू पर कैद कर दिया और तुम्हें अभिमंत्रित कर तुम्हारी याददाश्त मिटा दी, जिससे तुम अपनी सारी शक्तियां भी भूल गए थे। इसके बाद उन्होंने तुम्हें समुद्र के किनारे फेंक दिया। उस वृद्ध महिला ने तुम्हारी जान बचाई और मैं समय समय पर तुम्हारी जांच पड़ताल करती रही। जब मुझे लगा कि तुम अब स्वस्थ हो चुके हो और सम्राट का सामना कर सकते हो, तब मैंने तुम्हें यहां तक लाने के लिए यह सब किया। अब तुम जाओ और राजकुमारी को मुक्त कराओ। मैं सिर्फ यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती थी। मैंने कहा, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हैं? परी ने कहा, नहीं, मैं अब से आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सीमा यहीं तक सीमित थी। आपको भी संभल कर ही जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि राजकुमारी तक पहुंचने का रास्ता भी समुद्र से होकर ही जाता है। राजकुमारी का दिया हुआ यह कड़ा आप पहन लें, जिससे कि आप पानी में भी रह सकते हैं। यह बोलकर परी न जाने कहां गायब हो गई। मैंने अपने मन को संभाला और मम्मी को याद कर आगे की यात्रा की शुरुआत की। मैं उस कुएं से बाहर निकला और पहाड़ के किनारे किनारे चलकर उस समुद्र के किनारे पहुंच गया। अरे, यह तो वही किनारा था जहां पहली बार राजकुमारी मुझे ले गई थी। वहीं से एक गुफा मेरे घर तक जाती थी। मैं तुरंत ही उस गुफा के पास पहुंचा। मेरे पहुंचते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। मैं उस गुफा से होकर उसी पेड़ से बाहर निकला जो नम्रता की इमारत के पास था। मैंने सोचा, क्यों ना पहले नम्रता के घर चलूं। मैं जैसे ही नम्रता के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास पूछा तो पता चला कि वो लोग 2 वर्ष पहले ही घर छोड़कर चले गए। मेरी एक ही मित्र थी और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मन में अपार दुख हुआ, पर थोड़ा खुश भी था कि आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मैं झट से इमारत से उतरकर दीवार के पास आया। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं दीवार पार कर चुपके से घर में झांकने लगा। मन में बड़ी बेचैनी थी, इसलिए थोड़ी देर वहीं रुका रहा। अचानक मेरी नजर मेरी छोटी बहन पर गई। वह पढ़ रही थी। मैंने झट से अपने कदम बढ़ाए और घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया और आवाज दी, अनीता। मेरी बहन ने मेरी आवाज सुनकर नजर उठाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी, भाई आ गया, जल्दी से बाहर आओ। मम्मी और बाकी की 3 बहनें भी दौड़कर बाहर आ गईं। मुझे देखकर सभी मुझसे लिपट गईं। मुझे देखकर मम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। छलक पड़ी वो सूखी आंखें जिसको मेरी आश थी। तड़प रही थीं प्यारी बहनें बिछड़े भाई के प्यार में। पल पल गुजर रहा था उनका। कठिनाई और दुखों में जीवन गुजार रहे थे अपना। रुखे सूखे टुकड़ों पर बदल गया था चेहरा उनका। छाई थी उदासी चेहरों पर। आया अब चेहरे पर उजाला मेरे घर आ जाने पर। मम्मी ने गदगद स्वर में कहा, कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? किस हालत में था? हमसे कौन सी भूल हो गई थी जो हमें बिना बताए चला गया, वो भी रातों रात? मम्मी के सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता था, और अगर सच बता देता तो मम्मी और भी घबरा जाती। पर कुछ न कुछ तो बताना ही था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, जो लड़की मेरे साथ आई थी उसके पिता ने अपने लोगों को भेजकर मुझे और मेरी प्रेमिका को बेहोश करवा दिया। फिर वे हमें किसी अनजान जगह पर ले गए। उसे कैद कर लिया गया और मुझे कोई दवा देकर मेरी याददाश्त मिटा दी गई। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई मैं लौट आया। मम्मी ने कहा, चल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाते हैं, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे। मैंने कहा, मम्मी, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। मम्मी ने कहा, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, कानून सबके लिए एक है। मैं हंसने लगा, क्योंकि वो तो सिर्फ मैं ही जानता था कि उनकी दुनिया ही अलग है। इस संसार का कोई भी कानून जादुई और मायावी दुनिया के लोगों का कुछ नहीं कर सकता। पर मम्मी को कैसे समझाता और कैसे बताता कि मुझे फिर से उन्हें छोड़कर जाना होगा? मैं कुछ कहता उससे पहले ही मम्मी ने कहा, भूल जा इन बातों को बेटा, तू सही सलामत लौट आया, मेरे लिए यही बहुत है। हो सके तो भूल जा उस चुड़ैल को। यह सुनकर मैं चौंक गया कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री, जो कि एक जलपरी है, वो मेरी मम्मी के लिए चुड़ैल है। मैं मन ही मन हंसने लगा कि तभी द्वार पर किसी की आहट हुई। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर नम्रता खड़ी थी। मुझे देखकर वह दौड़कर मेरे पास आई, मुझे निहारती रही और बिना कुछ कहे रोते हुए अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे गया। मैंने नम्रता से कहा, मैं तुम्हारे घर गया था,
पर लोगों ने कहा कि यहाँ 2 वर्षों से कोई नहीं रहता। पर नम्रता ने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने कहा, बेटा जब तू यहाँ नहीं था तो हमारी हालत बहुत खराब थी। उस समय नम्रता अपना घर छोड़कर हमारे पास चली आई। अपने मम्मी पापा के कहने पर भी नहीं गई। उसने नौकरी की और हमारे दुख दूर किए। मैंने हैरानी भरी नजरों से मम्मी की ओर देखा तो मम्मी ने कहा, बेटा ये तुमसे प्रेम करती थी और तुम्हें अपना मान चुकी थी, इसलिए इसने अपने मम्मी पापा और अपने घर का त्याग किया। इसी क्रोध में इसके मम्मी पापा इसे यहीं छोड़कर अपने गांव चले गए। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक और मेरी प्रेमिका राजकुमारी, जो मुझसे अथाह प्रेम करती है और 2 वर्षों से जादुई टापू पर कैद है, मेरे इंतजार में वह कष्ट झेल रही है। दूसरी ओर नम्रता है, जो मुझसे बेहद प्रेम करती है और मेरे परिवार के लिए अपने परिवार को छोड़कर हमारे दुखों का भार उठा रही है। बेहद कठिन परीक्षा का समय है मेरे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। अब तो बस एक ही मार्ग है मेरे लिए कि क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं झट से नम्रता के पास गया। उसने मेरी ओर देखा और गले लग गई। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपने परिवार तक को छोड़ दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नम्रता ने कहा, कैसे बताती? तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, पर जब तुम दूर चले गए तो तुम्हारे बिना मैं रह न सकी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। बस एक आस थी कि तुम जरूर लौट कर आओगे। मैं कुछ न कहते हुए उसे देखता रहा। मम्मी ने कहा, अब बातों से ही पेट भरोगे या भोजन भी करोगे? बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथ का भोजन मिलेगा। मम्मी ने भोजन परोसा और मैंने भरपेट भोजन किया। जैसे ही सब सोने गए, मैं भी अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 11 बजे थे और मेरा मन बेचैन होने लगा। समय वही था जब मैं उस हसीना से मिलने के लिए निकलता था। मुझे उसकी याद सताने लगी। मैं झट से उठ बैठा। मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा कि मैं कैसा स्वार्थी हूं। वो कितनी मुश्किल में होगी, कितनी यातनाएं सह रही होगी, और मैं यहां अपने परिवार को पाकर शांति से सोने जा रहा हूं। मैंने मन में ठान लिया कि मुझे अभी निकलना होगा, वरना मम्मी मुझे फिर से जाने नहीं देंगी। मुझे अभी रात में ही निकलना होगा, पर इन्हें इस तरह छोड़कर जा भी नहीं सकता। पहले नम्रता से मुझे मिलना चाहिए। मैं नम्रता के कमरे में गया तो देखा कि नम्रता वहां नहीं है। मैं हैरान था कि अब रात में नम्रता कहां चली गई। मैंने हॉल में आकर देखा तो नम्रता दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठी थी और उसके हाथ में लाठी थी। मैं नम्रता के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर खड़ी हो गई और मुझे मारने के लिए तैयार हो गई, पर जब उसने मुझे देखा तो तुरंत बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नम्रता इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। नम्रता ने कहा, बिल्कुल भी आवाज मत करना, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? नम्रता ने कहा, मुझे सब पता है। तुम उस सुंदरी से प्रेम करते हो और उसी के कारण तुम मुसीबत में पड़े। पर उसके पिता ने तुम्हारे जाने के बाद भी घर के बाहर अपने लोगों को रात में भेजना बंद नहीं किया है। वे यह पता करते हैं कि कहीं तुम वापस तो नहीं आ गए। मैंने उन लोगों को कितनी बार यह कहते सुना है कि अगर इस बार तुम उनके हाथ लगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर वे तुमसे डरते भी हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार में किसी के पास नहीं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी एक बात सुनो, मुझे यहां से जाना होगा। उस सुंदरी को उन लोगों से छुड़ाना होगा। उसे बहुत दुख दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हें और घर वालों को इस तरह छोड़कर जाना भी मुश्किल है। नम्रता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम उन जालिम लोगों से उसे छुड़ा लाओ। मैं जानती हूं कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो और वह भी तुम्हारे लिए ही कष्ट झेल रही है। घर वालों की चिंता मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, एक काम करो, सभी को इस कमरे में बुला लाओ। नम्रता धीरे से गई और सभी को बुलाकर ले आई। मम्मी और बहनें मेरी ओर देख रही थीं और पूछने लगीं, क्यों? इतनी रात को हमें क्यों बुलाया? मैंने कहा, तुम सभी मुझे कसकर पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। सभी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद मैंने उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा। जैसे ही सभी ने आंखें खोली, वे हैरानी से यहां वहां देखने लगे। सभी ने मुझसे हैरानी भरी आवाज में पूछा, ये हम कहां आ गए और कैसे? नम्रता ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मैंने मम्मी और सभी से कहा, यह वही जगह है जहां मैंने 2 वर्ष बिताए। यहां आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। मेरी आवाज सुनकर दूसरे कमरे से मेरी वो मम्मी आ गईं, जिन्होंने मुझे 2 वर्षों तक अपने पास रखा और अपने बेटे जैसा प्रेम दिया। मैंने अपनी मम्मी को उनसे मिलाया और कहा, मम्मी, यह मेरा परिवार है, इन्हें मैं आपके पास छोड़कर जाऊंगा। अभी मुझे एक और काम पूरा करना है। नम्रता मेरे पास आई और बोली, पहले यह बताओ कि हम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सभी से कहा, मैं अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे पास असीम जादुई शक्तियां हैं। अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे चिंता केवल आप लोगों की थी।
पर अब आप सभी सुरक्षित हैं। अब मुझे यहां से निकलना होगा और उस सुंदरी को बचाना होगा। मैंने अपने दोनों मम्मियों का आशीर्वाद लिया। नम्रता की आंखों में आंसू थे। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मैं वहां से बाहर निकल गया। सभी मेरे पीछे दौड़कर आए, पर उन्हें मैं नहीं दिखा। दिखी तो सिर्फ चारों ओर फैली धुंध। मैं अपने परिवार को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा था। मुझे अब चिंता थी तो बस उस राजकुमारी की, पर अथाह समुद्र के अंदर किस ओर जाऊं उसे ढूंढने। वह रहस्यमयी टापू मुझे कहां मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे मेरा मार्ग दिखा, मेरी मदद कर। मैं हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहा था कि अचानक एक प्यारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने वही परी हवा में तैर रही थी। उसने कहा, हे बालक, उदास मत हो। मुझे राजकुमारी का पता तो नहीं मालूम, पर यह पता है कि राजकुमारी को उस रहस्यमयी टापू पर भेजने का सुझाव किसने दिया। समुद्र लोक में सम्राट के राज्य में एक बूढ़ी जादूगरनी है जिसने यह जाल बुना है। उसी ने सम्राट को उस सुनहरे जल का रहस्य बताया था और तुम्हारी याददाश्त मिटाने का उपाय भी उसी ने दिया था। यदि तुम उस जादूगरनी तक पहुंच जाओ तो तुम्हें उस रहस्यमय टापू का रास्ता मालूम हो जाएगा। परी ने आगे कहा, मैं तुम्हें वहां तक नहीं ले जा सकती क्योंकि वह जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है और वह मुझे कैद कर अपना गौलाम बना लेगी। बहुत सी परियां और जिन्न उसके कैद में हैं और दैत्य उसके गौलाम। वह समुद्र की गहराई में काले सीप से बने एक घर में रहती है। उसकी जान एक शराब की बोतल में तैरती काली सी मछली में है। अब मुझे जादूगरनी के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी थी। मैंने परी के समक्ष आभार प्रकट किया। अब मुझे मेरा रास्ता साफ नजर आ रहा था। मैंने झट से अपने सिर पर सलिए विशेष जादुई सिरपेटी आनेद आन सिर पा तो पाएगी डिवाइस को पीछे छुपाया और समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मेरे गले के दोनों तरफ मछलियों की तरह गलफड़े निकल आए जिससे मैं श्वसन कर सकूं। मैं तेजी से तैरता चला जा रहा था। जल्द ही मैं सम्राट के राज्य में पहुंच गया। मैंने झट से अपना रूप एक सैनिक में बदल लिया और राजमहल में दाखिल हुआ। राजमहल पूरी तरह चांद की तरह जगमगा रहा था। मैंने देखा सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा है। मैं भी सैनिकों के साथ राज सिंहासन के दाईं तरफ खड़ा हो गया। किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अचानक मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो अत्यंत रूपवती थी। काले लिबास में उसका गोरा रंग ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों में से चांद का प्रकाश छन छन कर आंखों तक पहुंच रहा हो। मैंने देखा उसने सम्राट को कुछ इशारा किया और सम्राट अपनी जगह से उठकर पास के एक कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे जो अंगरक्षक जाने लगे, मैं भी उनमें शामिल हो गया। उसी समय रूपवती भी अपनी जगह से उठकर उसी कमरे में गई। सम्राट ने सभी अंगरक्षकों को दरवाजे के बाहर खड़े रहने का आदेश दिया और वह उस रूपवती के साथ भीतर चला गया। यह देखकर मेरे पास खड़े एक अंगरक्षक ने दूसरे अंगरक्षक से कहा, देख रहे हो, इस जादूगरनी ने सम्राट को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। इस बूढ़ी राजकुमारी की वजह से पूरे राज्य को अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। मैं यह सुनकर दंग रह गया कि यह रूपवती वही बूढ़ी जादूगरनी है जिसने जादू से अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में ढाल लिया है। मैंने धीरे से उस अंगरक्षक से पूछा, यह रूपवती रहती कहाँ है? उस अंगरक्षक ने मुझे वह दिशा बता दी। मैं तुरंत ही वहां से निकल पड़ा क्योंकि उसके रहते मैं उस शराब की बोतल को नहीं ढूंढ सकता था। मैं तैरता हुआ गहराई में जा पहुंचा। मैंने देखा कि एक बड़ा सा वृक्ष पानी के अंदर खड़ा है और उसके तने पर काले सीप से बना एक भयानक घर बना हुआ है। घर के चारों ओर आवाज आई। यह आवाज उसी परी की थी जिसने मेरी मदद की थी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे मन से जुड़ चुकी हूं। यदि तुम खतरे में होगे या डरोगे तो मुझे पता चल जाएगा। इस समय तुम उस जादूगरनी के घर के बाहर हो, पर सावधानी से अंदर जाना। कुछ भी हो जाए, उन बोलती खोपड़ियों का जवाब मत देना। यदि तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुम भी उसी खोपड़ी में बदल जाओगे और उसी पेड़ पर लटके रहोगे। यह सुनकर मैं पूरी तरह सचेत हो गया। जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, सभी खोपड़ियां एक साथ हंसने लगी। एक ने कहा, यह देखो कौन आया है, लगता है हमारी रानी का कोई आशिक है जो यहां तक आ गया। दूसरी खोपड़ी ने कहा, इतना दुबला पतला आशिक किस काम का, यह तो रानी के एक समय के भी खाने जितना नहीं। तीसरी खोपड़ी ने कहा, अरे अभी तक तो यह बालक ही है, इसकी हड्डियां इतनी नरम होंगी कि चबाने में मजा आ जाएगा। यह कहकर सभी खोपड़ियां फिर जोर जोर से हंसने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वे मुझे गंदी गंदी गालियां भी देने लगी। मेरा क्रोध इतना बढ़ गया कि मन किया सभी को सबक सिखाऊं, पर परी की बात याद आ गई। मैं बिना उनकी बातों का जवाब दिए उस जादूगरनी के घर में घुस गया। मैंने देखा कि उस घर में चारों ओर शराब की बोतलें रखी हुई थीं, सब एक जैसी। मैंने एक बोतल उठाई और भीतर देखा तो उसमें एक सुनहरी मछली थी, पर मुझे तो काले रंग की मछली चाहिए थी। मैं सभी बोतलें उठाकर एक एक करके देखने लगा।
अचानक मेरे हाथ से एक बोतल छूटकर नीचे गिर पड़ी और उसमें की सुनहरी मछली बाहर गिरकर एक इकान तरीतपा है परिकाडा परी में बदल गई। उस परी ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे बालक, तुमने मुझे इस बोतल की कैद से आजाद किया है। मैं परियों की रानी हूं। ना जाने कितने वर्षों से मैं इसमें कैद थी। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, चाहे तुम जो भी मांगो। मैंने अपनी पहली इच्छा व्यक्त की, हे परी, तुम इन सभी बोतलों में से वह बोतल ला कर दो जिसमें काली मछली है। परी ने पलक झपकते ही वह बोतल मेरे हाथ में रख दी। मैंने दूसरी इच्छा जताई, तुम यहाँ की सभी बोतलों को खोलकर सभी परियों और जिन्नों को इस कैद से मुक्त कर दो। पलक झपकते ही सभी परियां और जिन्न आजाद होकर मेरे सामने खड़े थे। उस परी ने कहा, तुम एक साहसी और नेक मनुष्य हो, इसलिए हम सभी तुम्हारे ऋणी हैं। तुम जब भी हमें मन से मदद के लिए पुकारोगे, हम तुरंत आ जाएंगे। यह कहकर सभी परियां और जिन्न वहां से चले गए। अब सिर्फ वह परियों की रानी मेरे सामने थी। मैंने उस काली मछली की बोतल को जोर से हिलाया, जिससे वह मछली तड़प उठी और एक तेज काले धुएं के साथ वह जादूगरनी प्रकट हो गई। मैंने देखा जादूगरनी डरी हुई थी और दर्द से कांप रही थी। वह मेरे सामने घुटनों पर झुककर विनती करने लगी और बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह सम्राट के कहने पर किया। वह बोतल मुझे लौटा दो। चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें सम्राट बना सकती हूँ। बस इस बोतल को मुझे दे दो, इसे कुछ मत करो। मैंने हंसकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी जान इस मछली में है और तुम्हें यह भी पता है कि राजकुमारी किस द्वीप पर है। मुझे उसका पता बताओ। जादूगरनी के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने कहा, राजकुमारी यहां से दक्षिण की ओर 800 मील दूर एक रहस्यमयी द्वीप पर है, जहां भयानक दानव हैं और हर कदम पर मौत है। मैंने परियों की रानी से कहा, यह जितनी मेरी अपराधिनी है उतनी ही तुम्हारी भी। तुम इसके साथ क्या करना चाहोगी? यह कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। परी ने एक मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी घुमाई। तभी एक हल्का सा धुआं उठा और वह जादूगरनी भी उसी शराब की बोतल में कैद हो गई जिसमें वह काली मछली थी। मैंने वह बोतल परी को दे दी। परी ने कुछ मंत्र पढ़े और वह बोतल गायब हो गई। मैंने हैरानी से पूछा, वह कहाँ गई? परी ने कहा, मैंने उसे परीलोक भेज दिया है, अब वह वहीं कैद रहेगी। अब तुम अपनी तीसरी इच्छा प्रकट करो, परी ने कहा। मैंने कहा, तुम मुझे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा दो जिसके बारे में जादूगरनी ने बताया था। परी ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की और पल भर में जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने था एक सुंदर सा हरा भरा द्वीप। परी ने मुझे उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंचाकर मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। द्वीप पर तो पहुंच गया, पर इतने बड़े द्वीप पर राजकुमारी को कैसे ढूंढता? मैं द्वीप पर यहां वहां नजरें घुमाने लगा। परी ने मुझे देखकर मेरी समस्या को भांप लिया। उसने मुझसे कहा, सुनो बालक, मैं यहां से आगे नहीं जा सकती, परंतु मैं तुम्हें यह छोटा सा आईना देती हूं जो तुम्हें राजकुमारी तक ले जाएगा। मैंने झट से उस आईने को थाम लिया। जैसे ही मैंने उसे उलट पलट कर देखा, परी ने कहा, इसमें तुम्हें राजकुमारी तक पहुंचने का मार्ग दिखाई देगा, पर यह ध्यान रखना कि यह किसी के हाथ न लगे, वरना इस रहस्यमयी द्वीप के दैत्य इसकी सहायता से धरती पर पहुंच सकते हैं। यदि वे धरती पर पहुंच गए तो चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। मैंने जैसे ही उसमें देखा और सिर ऊपर किया, परी जा चुकी थी। मैंने उस आईने में देखा तो उसमें एक बगीचा दिखाई दे रहा था और उसके साथ दिशा भी स्पष्ट थी। मैंने आईना जेब में रखा और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चला था कि एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। ये वही बगीचा था जो आईने में दिखा था। मैंने आईना निकालकर देखा तो अब उसमें एक नदी दिखाई दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नदी नजर नहीं आई। हाँ, पेड़ों पर इतने रसीले फल थे कि देखते ही मुंह में पानी आ गया। भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए रहा नहीं गया। मैं झट से पेड़ पर चढ़ गया, कुछ फल तोड़े और खाने लगा। तभी अचानक मेरी नजर पास की नदी पर पड़ी। मैंने सोचा, चलो, पेड़ पर चढ़ने का अच्छा लाभ हुआ। पेट भी भर गया और नदी भी मिल गई। बस अब उसे पार करना है। जैसे ही मैं पेड़ से उतरने वाला था, एक जोर की आवाज आई और आसपास का वातावरण कांपने लगा। मैंने देखा नदी से कुछ बाहर निकल रहा है। वह देखने में बड़ा ही कुरूप था। नदी से बाहर निकलते ही वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वह इतना विशाल हो गया कि सिर ऊपर करने के बाद भी मुझे सिर्फ उसकी कमर ही दिखाई दी। मैं भयभीत होकर कांपने लगा। वह दानव धीरे से नीचे झुका और अपने नाखूनों से मुझे पकड़कर अपनी हथेली पर रख लिया। मेरी जान मानो हलक तक आ गई थी, पर उस दानव ने मुझे बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम तो मुझे धरती पर रहने वाले मानव जान पड़ते हो। तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें कौन लाया? मैंने कहा, मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। दानव हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना किसी की मदद के यहाँ तक आ जाओ, पर अब जब आ ही गए हो तो जीवित नहीं जा सकते। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत जरूरी कार्य करना है। दानव बोला, मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। हजारों वर्ष हो गए,
किसी धरती वाले मानव को खाए हुए। मैंने कहा, मुझे खा भी जाओगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। क्यों मेरी जान मुझसे छीनना चाहते हो? पर क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? दानव बोला। हाँ, क्यों नहीं, पूछो। मैंने पूछा, हजारों वर्ष पूर्व यहाँ कौन आया था? दानव बोला, कोई व्यापारी वर्ग था जो समुद्र में राह भटक गया था और यहाँ आ गया था। मैंने पूछा, क्या कोई बचा था तुम्हारे हाथ से? उसने कहा, नहीं, कोई नहीं बचा था। मैंने मन ही मन सोचा, यह दानव बातूनी लगता है, इसे मूर्ख बनाया जा सकता है। मैंने पूछा, अच्छा, यह बता सकते हो कि समुद्र के सम्राट ने अपनी बेटी राजकुमारी को कहाँ छुपा रखा है? दानव ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता। मैंने पूछा, क्यों? क्या तुम किसी से डरते हो? उसने गुस्से से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, पर मैं इस द्वीप का पहरेदार हूं और मैं द्वीप के किसी भी राज को नहीं बता सकता। मैंने कहा, अगर तुम मुझे बता भी दोगे तो यह राज भी मेरे साथ तुम्हारे पेट में चला जाएगा। दानव हंसते हुए बोला, बालक, तू है तो छोटा पर बड़ा चतुर है। ऐसे ही मैं भी बहुत चतुर हूं। इसलिए मैंने यह देख लिया था कि राजकुमारी को पहाड़ के पीछे के सरोवर में ठीक बीचों बीच एक खंभे पर रखे संदूक में रखा गया है और चाबी उसी सरोवर में फेंक दी गई है। पर यह सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूं। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मत बताओ। दानव ने कहा, बोल, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता, मैं उसे पूरी कर दूं। मैंने पूछा, क्यों? दानव बोला, मैं कभी असंतुष्ट मानव को नहीं खाता वरना पेट में दर्द होता है। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी आप बड़े ही चतुर हैं और आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आप मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिन्हें आपने हजारों वर्ष पहले खा लिया था। दानव सकपकाकर मेरी ओर देखने लगा और बोला, क्यों नहीं, मुझे सब याद है, पर बात बहुत पुरानी है, इसलिए उनके नाम सोचने पड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। मैंने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तो ठीक है, जब तक तुम नाम सोचो तब तक मैं बगीचे के फल खाकर थोड़ी सेहत बना लेता हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमता हूँ। जितनी सेहत अच्छी होगी उतना ही स्वादिष्ट लगूंगा। दानव को भी मेरी राय अच्छी लगी और वह मेरी बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं नदी में जाकर नाम सोचता हूँ, तब तक तुम अपनी सेहत बनाओ। वैसे भी मैं यहाँ का पहरेदार हूँ, तुम इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। यह बोलकर दानव नदी में समा गया। दानव से छुटकारा मिलते ही मैं उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहाँ राजकुमारी कैद थी। ना चाहते हुए भी दानव ने मेरी अच्छी मदद की। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब एक भी कदम आगे न बढ़ पाऊंगा। मैं वहीं रुककर थोड़ा सुस्ताने लगा। अचानक मेरी नजर पीछे की ओर गई। पीछे का नजारा ऐसा था कि देखकर मैंने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि इतना चलने के बाद भी मैं वहीं था, नदी के पास, बगीचे में। अब मैं समझ गया कि यह बगीचा नहीं बल्कि एक माया जाल है, पर इस जाल से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। मुझे याद आया कि मेरे पास परी का दिया हुआ वह आईना है जो राह दिखाता है। मैंने झट से वह आईना बाहर निकाला और देखा तो वह एक पेड़ की ओर इशारा कर रहा था जो ठीक मेरे सामने ही था। मैं तुरंत उस पेड़ के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे बाहर निकलने का कोई संकेत मिले। मैंने सोचा, क्यों ना पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद ऊपर से कुछ मार्ग दिखाई दे। मैं पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर चढ़कर मैंने इधर उधर दूर दूर तक देखा, पर कोई संकेत नहीं मिला। थककर मैं वहीं पेड़ पर बैठ गया। बैठते ही मेरा एक पैर पेड़ में बने एक गड्ढे डोहे में चला गया। मैंने तुरंत उस गड्ढे पर पड़ी सारी लकड़ियां हटाई और देखा, अंदर काफी अंधेरा था। मैं समझ गया यही मार्ग है। मैं झट से उसमें कूद गया। गड्ढा इतना गहरा था कि मैं तेज गति से नीचे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। मेरी आंखें बंद थीं, पर जब मैं गड्ढे से बाहर निकला तो मेरे सामने वही पहाड़ था जिसका जिक्र दानव ने किया था। अब मैं उस पहाड़ को पार करके सरोवर के सामने खड़ा था। सामने ही वह खंभा और उस पर रखा संदूक साफ दिखाई दे रहा था, पर उसे पाना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा सरोवर मगरमच्छों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो एक के मुंह से निकलकर सीधे दूसरे का निवाला बन जाऊंगा। मैंने जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही मेरे सामने ही मेरी मंजिल थी, पर आगे बढ़ने में पैर कांप रहे थे। एक ही सरोवर में इतने सारे मगरमच्छ, पूरा सरोवर सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छों से भरा हुआ था। सरकार के बीचों बीच वह खंभा और उस पर रखा संदूक दिखाई दे रहा था। संदूक पर एक बड़ा सा ताला था और उसकी चाबी उसी सरोवर के अंदर थी। इतने बड़े सरोवर में एक छोटी सी चाबी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य था। पर सरोवर में जाऊंगा कैसे? सभी मगरमच्छ मुंह खोले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे चबाए बिना ही निगल जाएंगे। मैंने गौर से देखा तो प्रतीत हुआ कि वे मुझे देखकर नहीं, बल्कि सरोवर के चारों ओर लगे पेड़ों के रसीले फलों को देखकर मुंह खोले हुए हैं। बड़ा ही अद्भुत नजारा था। ऐसा लग रहा था मानो फल टूटकर सीधे उनके मुंह में गिर जाएंगे। मैंने पेड़ों पर लगे फलों को देखा, बड़े ही सुंदर, लाल लाल, पके हुए और रस से भरे हुए। उन फलों को देखकर मेरा भी मुंह खुल गया, ठीक उन्हीं की तरह, और लार टपकने लगी।
मैंने नीचे से एक पत्थर उठाया और निशाना लगाकर दे मारा। निशाना बिल्कुल सही लगा। 2 रसीले फल नीचे गिरे। मैं दौड़कर गया और फलों को उठा लिया। मैंने पहले एक फल चखा। बहुत ही मधुर स्वाद था उसका। मैं दूसरा फल खाने ही जा रहा था कि फल हाथ से छूट गया और सिर चकराने लगा। सभी दिशाएं एक होकर नाचने लगीं। जैसे तैसे मैं संभलते हुए एक पेड़ के नीचे पहुंचा और गिर पड़ा। काफी समय बाद होश आया तो सिर भारी भारी सा लग रहा था। मैं समझ गया कि यह फल नशीला है। फिर भी मन में वही फल दोबारा खाने की इच्छा होने लगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। अचानक मेरे खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आई। मैं उठा और एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर फलों को तोड़ तोड़कर सरोवर में फेंकने लगा। जैसे ही मैं फल सरोवर में फेंकता, वैसे ही सभी मगरमच्छ उन फलों पर टूट पड़ते। मैंने बहुत से फल तोड़ तोड़कर सरोवर में फेंके। मगरमच्छ उन फलों को खाकर जैसे बेहोश हो गए थे। सरोवर में एक भी मगरमच्छ होश में नहीं था। फिर भी मैं फलों को तोड़कर सरोवर में फेंकता रहा, ताकि यदि कोई मगरमच्छ होश में आ जाए तो वह फिर से फल खाकर बेहोश हो जाए। अब मैं पेड़ से नीचे उतरा और सरोवर में कूद गया, चाबी लेने के लिए। गहराई में जाकर देखा तो वहां अनगिनत चाबियां थीं। मैंने सभी चाबियां उठाकर देखी। सभी एक जैसी थीं। मैंने देखा कि सारी चाबियां चमक रही थीं, पर एक चाबी थी जिस पर काई जमी हुई थी और वह काली दिख रही थी। मैं समझ गया कि ये सभी चाबियां मुझे भ्रमित करने के लिए चमक रही हैं, पर असली चाबी जो वर्षों से पानी में है उसी पर काई जम गई है। मैंने वह चाबी उठाई और खंभे के पास गया। खंभे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर हाथ पैर गीले होने के कारण मैं फिसलने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ मेरी ओर आता दिखाई दिया। मैंने तुरंत पानी में तैरता एक फल उठाया और उसके मुंह में फेंक दिया। मगरमच्छ तुरंत ही फल खाकर उलट गया और जाकर खंभे से टकरा गया। खंभे से टकराने के कारण संदूक थोड़ा सा हिल गया। मैंने यह देखा तो खंभे को जोर जोर से हिलाने लगा। संदूक खिसकने लगा। तभी एक और मगरमच्छ मेरी ओर आया। उसका मुंह खुला हुआ था, पर आसपास कोई फल भी नहीं था। मुझे तो लगा अब मैं गया इसके पेट में। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक जोरदार आवाज आई, धपाक। मैंने आंखें खोली तो देखा कि संदूक मगरमच्छ पर गिर पड़ा था और उसकी मार से वह मगरमच्छ भी उलट गया था। मैंने उस संदूक को मगरमच्छ पर ही रहने दिया और उस मगरमच्छ को खींचते हुए किनारे तक ले आया। किनारे आकर मैंने संदूक को एक पेड़ के नीचे ले गया। मन में अब रहा नहीं जा रहा था। चाबी से संदूक का ताला खोला और झट से संदूक को खोल दिया। पर यह कैसी पहेली थी कि संदूक के अंदर घनघोर अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी, इसलिए सूर्य का उजाला भी नहीं था। अब करता भी क्या? मैंने देखा कि आसपास बहुत से जुगनू जगमगा रहे थे। वो भी रात के अंधेरे में उसी नशीले फल की ओर आकर्षित हो रहे थे। मैंने कुछ फलों को तोड़कर अपने हाथ में रखा और हाथों को संदूक पर रखा। फिर जो मैंने देखा, मेरे पसीने छूट गए। संदूक के अंदर भी एक सुरंग थी और अंदर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, पर अंदर जाना खतरनाक भी हो सकता था। क्या पता मुझे अंदर बंद करने के लिए ही जाल बुना गया हो। फिर भी कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी जान को हथेली पर लेकर ही तो इस द्वीप पर आया था। अब खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने जादुई आईना निकाला तो वह आईना भी उसी संदूक के अंदर जाने का संकेत करने लगा। मुझे थोड़ी शांति मिली कि रास्ता यही है, पर भय अभी भी अधिक था। मैंने ताला और चाबी अपनी जेब में रख लिए ताकि अंदर जाने पर कोई मुझे भी बंद न कर दे। मैं धीरे से डरते हुए अपने कांपते पैरों को अंदर की ओर बढ़ाने लगा। मेरे हाथों में वही नशीले फल थे, इसलिए जुगनू भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। इसलिए सीढ़ियां साफ साफ नजर आ रही थीं। सीढ़ियां खत्म होते ही मैं एक बड़े से आंगन में पहुंचा। वहां चारों तरफ रोशनी थी और खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध थी। वहीं सामने एक चारपाई पर राजकुमारी बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और भागकर मेरे पास आई, परंतु मैंने अपने हाथ में सलिया निकाला और पीछे हट गया। राजकुमारी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम पीछे क्यों हट गए? क्या तुम मुझे लेने नहीं आए? मैंने कहा, लेने तो आया हूं, पर तुम्हें देखकर वो पल याद आ गया जब तुम मुझे पहली बार मिली थी और खाने के लिए कुछ दिया था। क्या था वो? याद नहीं आ रहा। उसने झट से कहा, मेरे हाथ की बनी हुई खीर। मैंने सलिए से एक वार उसके सिर पर किया। वह मिट्टी की तरफ फर्श पर पसर गई। मुझे पता था कि यहां जरूर कोई छलावा होगा। मैंने यहां वहां देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। मैंने चारपाई को उठाकर उसके नीचे देखा। वहां फर्श पर एक दरवाजा था। उसे खोलने पर देखा तो वहां से असली राजकुमारी बाहर आई और बोली, बड़ी देर कर दी आने में, पर मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करती जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने कैसे नहीं आता, पर पहले यह बताओ, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे खाने के लिए क्या दिया था? राजकुमारी ने हंसकर कहा, मैंने तुम्हें पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिलने पर सुनहरा सेब खाने के लिए दिया था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, पर मैंने तुरंत पूछा, बताओ मेरी छोटी बहन का क्या नाम है? उसने कहा, अनीता। मैंने झट से उसे गले से लगा लिया। बहुत देर तक हम ऐसे ही रहे।
राजकुमारी ने कहा। अब चलोगे नहीं या यहीं रहोगे मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ चलूंगा, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। सीढ़ियों से होते हुए जब बाहर आया तो जो नजारा था वो सब बटाटी था। उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही मैं और राजकुमारी सीढ़ियों से ऊपर आकर संदूक के बाहर पहुंचे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक को चारों ओर से मगरमच्छों ने घेर रखा था, क्योंकि सभी मगरमच्छों का काम था संदूक की रखवाली करना। पर मैंने उन्हें नशे में धुत करके संदूक को पेड़ के नीचे रख दिया था। जब सभी मगरमच्छ होश में आए तो उन्होंने संदूक को सरोवर के बजाय पेड़ के नीचे देखा, इसलिए वे सरोवर से बाहर आ गए थे। अब मसला यह था कि इनसे बचकर कैसे निकला जाए। पर ऐसा नजारा देखकर भी राजकुमारी को भय नहीं लगा। वह हवा में उड़कर सीधे पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगी, जिससे बहुत से नशीले फल धरती पर गिर पड़े। उन्हें खाने के लिए सभी मगरमच्छ दौड़ पड़े। मैंने मौका देखा और संदूक से बाहर निकलकर राजकुमारी को इशारा दिया। राजकुमारी भी पेड़ से नीचे उतर गई। अब हम साथ साथ आगे की ओर चल पड़े। राजकुमारी ने सिर पर जोर से मारा और मैं गुलांडियां खाता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। राजकुमारी ने मुझे हंसते हुए उठाया और कहा, संसार की सबसे बड़ी मायावी शक्ति तुम्हारे पास है और तुम एक डरपोक की तरह मगरमच्छों से छिप रहे थे। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे पास मायावी शक्ति है। मुझे भी पता है कि मेरे पास मायावी शक्ति है, पर मगरमच्छों को तो नहीं पता ना, खा जाते सब मुझे। यह सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और बोली, क्या पता कैसे मैं तुम जैसे बेवकूफ से प्यार कर बैठी। यह बोलकर वह मेरे पास आई और मुझे प्यार से निहारने लगी। मैं भी खड़ा होकर बस उसकी आंखों में देखता रह गया। कितने दिनों बाद आज वह मेरे इतने करीब थी। आज कोई रोक टोक नहीं थी, बस मैं उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उसने मुझे गले से लगा लिया कि अचानक जोरदार जानवरों के दौड़ने की आवाज आने लगी। मैं सावधान हो गया और भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। राजकुमारी भी मेरे साथ पेड़ के पीछे थी। मैंने देखा कि विशाल चींटियों का झुंड दौड़ा चला आ रहा है। एक एक चींटी हाथियों के समान विशालकाय थी। राजकुमारी ने कहा, यहाँ पर ऐसी ही विशाल शरीर की चींटियों का समूह रहता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। शायद उन्होंने हमें सूंघ लिया है, इसलिए वे यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं। मैं तो घबराकर पानी पानी हो रहा था। सभी चींटियों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। अब बस बचने का एक ही रास्ता था। मैंने राजकुमारी को पीछे हटने के लिए कहा तो उसने कहा, लड़ना ही है तो साथ लड़ेंगे। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मुझे थोड़ी हिम्मत तो मिली, पर यह समझ गया कि लड़की चाहे धरती की रहने वाली हो या समुद्र की, हमेशा अपने आप को ही होशियार समझती है। मैंने झट से अपना सलिया निकाला और बिना देर किए आगे की चींटी के पैर पर दे मारा। चींटियों के पैर पतले होते हैं, इसलिए वह लड़खड़ा गई, पर उनके पैर भी तो बहुत होते हैं। फिर खड़ी हो गई। सबके सब एक साथ हम पर टूट पड़े, पर हम उनके पैरों को पकड़कर चिपक गए। जैसे तैसे बच बचाकर हम खुद को बचा रहे थे कि अचानक सभी चींटियां दूर भागने लगीं। हमने भी उनका पैर छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर बादलों की काली घटा छा गई हो। ऊपर देखा तो वही नदी में रहने वाला दानव खड़ा था। जाने अनजाने उस दानव ने हमें चींटियों से बचा लिया, पर अब उसके जाल में फिर फंस गए। इस बार उसने हम दोनों को पकड़कर अपनी हथेली पर रख लिया और मुझे घूरते हुए क्रोध में बोला, मैंने तुझे बगीचे में टहलने के लिए कहा था ना कि यहाँ आने के लिए। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू सम्राट की बेटी राजकुमारी को छुड़ा लाया। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और राजकुमारी को सम्राट को सौंपकर इनाम भी पाऊंगा। मैं फिर से बातूनी दानव का भोजन बनने वाला था। एक बार तो मैं मूर्ख बनाकर निकल गया था, पर अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हाथ जोड़कर दानव से कहा, आप तो बड़े ही ताकतवर हैं कि एक साथ सभी चींटियों को भगा दिया। मैं तो राजकुमारी से आपका ही गुणगान कर रहा था और आपसे मिलाने ला रहा था कि इन चींटियों ने हमें घेर लिया। दानव खुश होकर बोला, मैं तो हूं ही साहसी, इसलिए तो यहाँ का पहरेदार हूं। यहाँ के सभी प्राणी मुझसे डरते हैं। मैंने कहा, मैं भी यही कह रहा था राजकुमारी से, पर यह नहीं मान रही थी। कहती है कि बिना आंखों से देखे कैसे विश्वास कर लूं। राजकुमारी मेरी ओर घूर घूर कर देख रही थी। मैंने राजकुमारी से कहा, देख लो अपनी आंखों से, फिर मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा था। चाहो तो तुम इनकी चतुराई की परीक्षा भी ले सकती हो। राजकुमारी ने मेरा इशारा समझ लिया था। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, अगर ये सच में चतुर हैं तो मैं सम्राट से कहकर और अधिक इनाम दिलाऊंगी। दानव हमारी बातें सुनकर खुशी से बोला, बोलो मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, पहले तुम हमें पूरा द्वीप घुमाओ, हम द्वीप भी देखेंगे और सोचेंगे कि तुम्हारी चतुराई की परीक्षा किस प्रकार ले। दानव तैयार हो गया और हमें लेकर उठ खड़ा हुआ। हम दोनों उसकी हथेली पर बैठकर घूमने का आनंद लेने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हम हवा में बैठे बैठे उड़ रहे हों। नीचे देखने पर सभी पहाड़ चींटी के भांति नजर आ रहे थे। पहले वह हमें ऐसी जगह ले गया जहां कई प्रकार के प्राणी थे।
वहां हाथी छोटे छोटे पक्षियों के समान उड़ रहे थे। हमने एक पक्षी भी देखा जो अत्यंत विशाल था। दानव ने बताया, यह एक मक्खी है जो जानवरों का शिकार करती है। उसके बाद वह हमें बोलते पहाड़ की ओर ले गया, जो सभी से बातें करता और उन्हें सलाम करता था। इसके बाद उसने हमें वही सरोवर ऊपर से दिखाया। ऊपर से सरोवर बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। पहाड़ों की गोद में बसा सरोवर और सामने बगीचा देखकर दिल खुश हो गया। मैंने दानव से कहा, बस यहीं नीचे उतारो, यहीं हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। दानव ने हमें नीचे उतारा। मैंने कहा, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम सभी लाल रसीले फलों को एक साथ तोड़कर दिखाओ, पर उनमें एक भी फल कच्चा नहीं होना चाहिए। दानव ने एक फूंक मारी और सभी पके फल नीचे आ गए। मैंने कहा, अब इन्हें बिना हाथ लगाए खाकर दिखाओ। उसने मुंह से सांस ली तो सारे फल एक साथ उसके मुंह में चले गए। हमने जोर जोर से तालियां बजाईं। यह देखकर वह और खुश हो गया। मैंने देखा कि पेड़ के पास संदूक अब भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा पहले था, और चारों ओर मगरमच्छों ने घेरा डाला हुआ था। मैंने दानव से कहा, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा यह है कि तुम इन सभी मगरमच्छों को बिना भगाए और बिना हाथ लगाए उस संदूक तक जाकर वापस आ जाओ। अगर ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि तुम इस संसार में सबसे अधिक चतुर हो। उसने कहा, यह तो मेरे लिए सबसे आसान है। दानव तुरंत एक गेंद में परिवर्तित हो गया और उछलते हुए संदूक तक गया। तभी राजकुमारी उड़कर गई और संदूक को बंद कर दिया। अब हम दोनों उस दानव से छुटकारा पाकर उस द्वीप से बाहर निकल आए। राजकुमारी मेरी तरफ देखकर बोली, आगे क्या विचार है? सीधे घर चले? मैंने राजकुमारी से कहा, एक बार सीधे घर जाकर देख चुका हूं। पूरे 2 वर्षों तक तुमसे और अपने परिवार से दूर रहा। अब मुझे सीधे तुम्हारे पिता सम्राट से मिलना है और हमेशा की यह दुश्मनी समाप्त करनी है। राजकुमारी ने कहा, वो मेरे पिता हैं। मैंने कहा, जिस पिता ने तुम्हें 2 वर्षों तक कैद में रखा और मुझे इतनी तकलीफ दी, तुम अभी भी उनके साथ हो? राजकुमारी ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे पिताजी के पास, पर उन्हें कुछ हो गया तो, या तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। यह बोलकर मैं समुद्र में कूद गया और राजकुमारी भी मेरे पीछे समुद्र में कूदी। हम दोनों ही जल मार्ग से राजकुमारी के राज्य में पहुंचे और देखा कि राजकुमारी के साथ जब मैं उसके राज्य में पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों ओर सैनिक मुस्तैद हैं। मैंने राजकुमारी से कहा, अगर हमें सम्राट तक पहुंचना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम स्वयं को इन सैनिकों के हवाले कर दें। सम्राट खुद ही सामने आ जाएगा। राजकुमारी ने कहा, थोड़ा रुकिए, पहले यह तो जान लें कि यहाँ इतना खौफ क्यों है, यहाँ की प्रजा इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने कहा, हो सकता है उन्हें यह पता चल गया हो कि मैंने जादूगरनी को कैद कर लिया है और तुम्हें छुड़ा लाया हूं। राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता, सम्राट की दुश्मनी तुमसे है क्योंकि तुमने उनका सपना पूरा नहीं किया, पर यह प्रजा क्यों भयभीत है? इन्हें तुमसे न तो लाभ है न हानि। हम दोनों एक बड़े से चट्टान के पीछे छिप गए और वहां हो रही हरकतों को देखने लगे। हमने देखा कि एक बड़ा सा समुद्री जीव वहां बंधा हुआ है। राजकुमारी ने कहा, यह जीव हमारे राज्य में नहीं पाया जाता, यह किसी और समुद्री राज्य का है। तभी राजकुमारी ने देखा कि उनका एक वफादार सिपाही वहीं पहरेदारी कर रहा है। राजकुमारी ने झट से एक मछली को अपने पास बुलाया और कुछ कहा, पर मैं समझ नहीं पाया। मछली तेज गति से उस सिपाही के पास गई और कुछ बुदबुदाई। सिपाही तैरते हुए हमारे समीप आ गया। उसने राजकुमारी को प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी, आप और ये युवक जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इस राज्य पर भारी मुसीबत आई हुई है। यह सब इस धरतीवासी की वजह से हुआ है। आज हमारा सम्राट कैद में है और पूरी प्रजा दहशत में है। हम सभी सैनिक उसके गुलाम हैं। हमने आश्चर्य और हैरानी से पूछा, लोग किसकी दहशत में हैं और सम्राट को किसने कैद किया है? सिपाही ने रुआंसी आवाज में कहा, जिस जादूगरनी को आपने मारा उसी का बड़ा भाई अब आपसे बदला लेने आया है। वह जादूगरनी सम्राट की सलाहकार थी, परंतु वह राज्य और सम्राट से जुड़ी सभी खबरें अपने बड़े भाई को देती थीं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी को हराना बहुत मुश्किल था। पिताजी स्वयं बहुत बड़े मायावी और शक्तिशाली हैं। अगर उसने सम्राट को कैद में डाल दिया है तो वह उनसे भी बड़ा मायावी और शक्तिशाली होगा। सिपाही ने कहा, वह स्वयं एक मायावी राज्य का राजा है और हमारे राज्य को अपने अधीन करने के लिए ही उसने अपनी बहन को सलाहकार के रूप में भेजा था। राजकुमारी ने मुझसे कहा, सबसे पहले हमें सम्राट को उसके कैद से छुड़ाना होगा। मैंने कहा, पर यह कैसे मुमकिन है? राजकुमारी ने कहा, तुम कायर मत बनो। यह मत भूलो कि तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर सभी जादुई शक्तियां हैं। बस तुमने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया। यह शक्ति तुम्हें लोगों का भला करने के लिए मिली है। मैं राजमहल के कैद खाने का गुप्त रास्ता जानती हूँ। अब देर मत करो, हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि समुद्र की कौन सी मछली उसकी वफादार है हमें पता नहीं। कोई भी मछली उसे हमारे आने की सूचना दे सकती है। फिर राजकुमारी ने एक अजीब सी धीमी आवाज निकाली,
उसी समय सामने से एक व्हेल मछली आती दिखी। वह मछली राजकुमारी के सामने आकर ठहर गई। उसका शरीर विशालकाय था। राजकुमारी उसे सहलाने लगी और कुछ अजीब सी ध्वनि में बोलने लगी। मछली ने तुरंत अपना मुंह खोला और राजकुमारी ने मेरा हाथ पकड़कर उसके मुंह में प्रवेश कर लिया। साथ में वह सिपाही भी अंदर आ गया। मैंने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम्हें मछलियों की भाषा भी आती है? राजकुमारी ने कहा, मुझे समुद्र में रहने वाले सभी प्राणियों की भाषा आती है। फिर मैंने हैरानी से पूछा, हम इस मछली के पेट में क्यों आ गए? कहीं हम हजम ना हो जाए। राजकुमारी ने कहा, डरो मत, हम इसके पेट में छिपकर कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। मैं सुकून से बैठा ही था कि राजकुमारी ने कहा, अब उठोगे या यहीं बैठे रहोगे? मैंने कहा, अरे अभी तो बैठा था। और राजकुमारी ने चुप कराते हुए कहा, कितना बोलते हो, थोड़ा शांत रहा करो। मैंने कहा, पर मैंने कब कुछ बोला? राजकुमारी ने कहा, चलो उतरो। मैंने मछली के मुंह से बाहर झांका तो यह क्या, हम ठीक राजमहल के ऊपर ही थे। मैं राजकुमारी और सिपाही को लेकर तैरते हुए कैदखाने की ओर गए। मैंने अपनी मायावी शक्ति से सभी सैनिकों को बेहोश कर दिया। धीरे धीरे हम दबे पांव सम्राट को कैदखाने में ढूंढने लगे। उसी समय एक जोरदार आवाज के साथ आग की लपटें दिखाई दी। हम तीनों डर गए, पर मैंने आगे आकर देखा तो मेरे सामने एक बड़े से दैत्य के आकार का जीव था, जो अपनी मुंह से आग उगल रहा था। उसकी पूंछ बड़ी ही लंबी थी और उस पर लोहे के कांटों का आवरण लगा हुआ था। उस जीव ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने झट से अपना सलिया निकाला। राजकुमारी ने उस जीव का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे मैं दौड़कर उस जीव पर चढ़ गया और उसके मस्तक में सलिया घुसा दिया। वह जीव वहीं तड़प कर ढेर हो गया। ठीक उसके पीछे के कैदखाने से सम्राट यह नजारा देख रहे थे। मैंने उस जीव के मस्तक से अपना सलिया निकाला और कैदखाने के ताले पर जोर से मारा। ताला खुल गया। हमने सम्राट को कैद से बाहर निकाला। सम्राट ने राजकुमारी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। सम्राट मेरे पास आकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस जादूगरनी की बातों में आकर मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने कहा, आप मेरे पिता जैसे हैं। अगर मैं आपसे नाराज रहता तो आपको छुड़ाने यहां नहीं आता। मुझे पता है कि आपसे ऐसा कार्य उस जादूगरनी ने ही कराया था। सम्राट ने कहा, पर इस शैतान से लड़ना इतना आसान नहीं है। पूरे राजमहल में ऐसे ही हिंसक जीव भरे पड़े हैं। वह भी एक ऐसे ही विशाल जीव पर बैठता है। वह नीचे नहीं उतरता, दूर से वार करता है। मैंने कहा, जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि मैं उसे कैसे काटता हूं। मैंने आंखें बंद की और परियों की रानी को याद किया। तुरंत ही वह मेरे सामने हाजिर हो गई। मैंने परी से कहा, हे परियों की रानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस जादूगरनी को मैंने बोतल में बंद करके आपको सौंपा था, उसका भाई अब मेरा प्राण लेना चाहता है। परी ने कहा, चिंतित मत हो बालक, जिस समय तुम उसके सामने जाओगे हम सभी अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस अपने दिमाग का उपयोग करना और किसी भी तरह उसके सिर के दाएं तरफ वार करना। वहीं उसकी सारी शक्ति है। उसके गले में एक ताबीज है, उसे निकालकर तुम एक बोतल में बंद कर देना। मैं तुरंत तैयार हो गया। मैंने राजकुमारी से कहा, तुम सम्राट के साथ यहीं रुको। यह बोलकर मैं आगे बढ़ा। राजमहल के सभा भवन की ओर गया। वहां बहुत अंधेरा था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, चारों ओर उजाला हो गया। मुझे चारों ओर से बड़ी बड़ी मछलियों ने घेर लिया। पानी की लहरें मुझे यहां से वहां फेंकने लगीं। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े से जीव पर वह शैतान जादूगर बैठा हुआ था। उस जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। जब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा तब तक मेरे अंदर की आग शांत नहीं होगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी बहन ने जैसा कर्म किया वैसा ही फल उसे मिला। रह गई तुम्हारे मन की आग, तो मेरे साथ धरती पर चलो। नारियल पानी पिलाकर शांत कर दूंगा, क्योंकि समुद्र की गहराई में भी तुम्हारी आग शांत नहीं हो रही। जादूगर खींचते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मौत के मुंह में खड़े होकर मुझ पर हंसता है। यह बोलकर उसने अपनी जादुई छड़ी से मुझ पर आग का गोला फेंका। मैंने तुरंत दिशा दिखाने वाला जादुई आईना उसके सामने कर दिया, जिससे वह जादुई गोला परिवर्तित होकर जादूगर पर जा लगा और वह घायल हो गया। मैं तुरंत तेजी से तैरते हुए ऊपर पहुंचा। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। मैंने तुरंत अपना सलिया निकाला और उसके सिर के दाहिने तरफ जोर से मारा। जादूगर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह बेहोश हो गया। मैंने उसके गले से ताबीज निकाला और उसे एक बोतल में डाल दिया। उसी समय वह परी भी वहां आ गई। मैंने वह बोतल परी के हाथ में दे दी। परी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे जादूगर एक धुएं में तब्दील हो गया और सीधा बोतल में कैद हो गया। परी ने कहा, बेटा, तुमने बहुत होशियारी से काम लिया। जब मैं वह आईना परी को लौटाने लगा तो परी ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। जब कभी तुम मुसीबत में रहोगे यह तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा और सही समय पर तरकीब भी देगा। मैंने परी को धन्यवाद कहा।
परी वहां से चली गई। मैं दौड़कर वहीं गया जहां सम्राट और राजकुमारी को छोड़कर आया था। मैंने सम्राट को देखा, पर राजकुमारी नजर नहीं आ रही थी। मैं घबरा गया और सम्राट से पूछा, कहाँ है मेरी राजकुमारी? सम्राट ने कहा, तैयार होने गई थी तुम्हारी राजकुमारी, अब वह तुम्हारी है, ले जाओ उसे और उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं उसका नहीं, वह मेरा ख्याल रखेगी। सम्राट हंसने लगे और बोले, जब भी समय मिले मिलने के लिए आते रहना। वो देखो, आ गई तुम्हारी राजकुमारी। मैंने देखा, राजकुमारी ने सुनहरे रंग की पोशाक पहनी थी और सुंदर धीमी चाल में मेरी ओर चली आ रही थी। मैंने भी राजकुमार जैसे वस्त्र धारण किए। हम दोनों ने सम्राट से अनुमति ली और धरती पर आने के लिए रवाना हुए। सम्राट का आशीर्वाद लेकर हम दोनों धरती की ओर रवाना हुए, पर मेरा मन बड़ा ही व्याकुल था। यहाँ मेरे साथ राजकुमारी थी, जो मेरे साथ जीवन बिताने के लिए अपना राजमहल और सभी सुख सुविधाएं त्याग कर धरती पर आने को तैयार थी। उसने अपनी आंखों में न जाने कितने सपने सजा रखे थे। दूसरी ओर नम्रता भी बिना किसी स्वार्थ के मेरे परिवार की सेवा कर रही थी। उसे भी मेरे साथ जीवन बिताने की आशा थी। नम्रता जितना प्रेम मुझसे करती है, उतना ही प्रेम मेरे परिवार से भी करती है। उसे पता है कि मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूं, पर राजकुमारी को यह नहीं पता कि नम्रता भी मुझसे प्रेम करती है। मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ था, क्योंकि मैं दोनों को ही खोना नहीं चाहता था, पर करूं भी तो क्या? राजकुमारी ने मेरी ओर देखा और कहा, योगेश, किस चिंता में डूबे हुए हो? चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस तुम घर चलो, तुम्हारी सभी मुश्किलों का हल मैं ही हूं। मैं कैसे निश्चिंत हो सकता था? असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि धरतीवासियों को सबसे अधिक डर परिवार में होने वाले झगड़ों और समाज से होता है। बस कुछ ही देर में हम समुद्र से बाहर निकले। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उड़नछू होकर सीधे घर पहुंच गए। घर आने पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। घर में कोई नहीं था। हमने यहां वहां देखा, पूरे घर में जांच की, पर कोई नहीं था। राजकुमारी ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? तुम्हारा घर तो कहीं और था। मैंने कहा, यह भी मेरा ही घर है। तुमसे अलग होने के बाद मैं यहीं रहता था। जब तुम्हें लेने गया तब सभी को यहीं छोड़कर गया था, पर अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमारी रसोई घर में गई और लौट कर आई। उसने कहा, डरो मत, भोजन गर्म है, मतलब सभी बाहर गए हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जब तक वे लौट कर आते हैं तब तक हम अपने ये कपड़े बदल लेते हैं, नहीं तो उन्हें हमारे बारे में सब मालूम हो जाएगा कि हम कोई सामान्य लोग नहीं हैं। मैंने कहा, पर मैंने तो अपने परिवार को बता दिया था कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। राजकुमारी ने कहा, अगर उन्हें यह पता है तो वे हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे हमसे हमेशा डर कर ही रहेंगे। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? उसने कहा, हाँ है, पर पहले उन्हें आने दो। मैंने कहा, ठीक है। हम वहीं उनका इंतजार करने लगे। तभी उनके आने की आहट हुई। उन्होंने झट से दरवाजा खोला। हम दोनों सामने ही बैठे हुए थे। मैं भागकर मम्मी के पास गया। मेरी दोनों मम्मियां मेरे सामने थीं। एक मम्मी जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी मम्मी जिसने मुझे बचाकर नया जीवन दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अब क्यों रो रही हो? मैं आ गया ना वापस। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा तेरे आने की खुशी में रो रही हूं। मैं नम्रता के पास गया। नम्रता ने पूछा, तुम ठीक हो ना? और राजकुमारी का क्या हाल है? मैंने कहा, तुम खुद ही देख लो। नम्रता ने पूछा, अब क्या विचार है? मुझे कब अपने घर विदा करोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें क्यों विदा करूं? अब तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे साथ, हमेशा के लिए। तुम्हें वचन दिया था ना कि तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। नम्रता ने कहा, फिर राजकुमारी का क्या होगा? तुम उससे तो बेहद प्यार करते हो। मैंने कहा, जब मुझे दो मम्मियों का प्यार मिल सकता है, तो क्या मुझे दो सुंदर प्रेमिकाओं का प्यार नहीं मिल सकता? राजकुमारी आगे आकर बोली, हमारे यहाँ एक राजा की बहुत सी रानियां रहती हैं। मैं चाहूं तो अपना प्रेम तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। मैंने कहा, प्यार बांटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को समान प्रेम करता हूँ। नम्रता हंसकर बोली, मुझे मंजूर है। मेरी बहनों ने खुशी से उनके हाथ पकड़कर कहा, चलो अच्छा है, हमें भी दो भाभियों का प्यार मिलेगा। मम्मी ने कहा, बेटा यहाँ इतनी महंगाई में एक परिवार नहीं चला सकते, उसमें तू दोनों का खर्च कैसे संभालेगा? मैंने कहा, मम्मी तू खर्च और घर चलाने की चिंता मत कर, और रही महंगाई तो अब उसे मेरा सामना करना होगा। हम सभी हंसने लगे और भोजन करके सोने चले गए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे धरती की सुबह देखे हुए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।